दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज के अंतर्गत। और हमारी इस टारगेट सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर से भी प्रश्न शामिल रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टारगेट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, आपको बताना है नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जिसका 69वां संस्करण हाल ही में हुआ है, उस वह किस राज्य में आयोजित किया गया। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, देखिए हमने इस प्रश्न से रिलेटेड जो है थोड़ा सा डिस्कशन कल के पेपर उसमें प्रैक्टिस सेट में किया था। हमने उसमें पूछा था आपसे, हमारा जो एक प्रश्न था जिसमें कहा था हमने कि कौन सी जो झील है वो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर था वो वेम्बनाड झील था। वेम्बनाड झील केरल में, और केरल आपको पश्चिमी तट पर मिलेगा। और उसी वेम्बनाड झील में, यानी केरल के अंतर्गत है वेम्बनाड झील, और उसी वेम्बनाड झील में होती है नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़। ओके, और ये नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 69वां संस्करण था। चलिए मैप के थ्रू अच्छे से हम और समझ सकते हैं। देखिए ये है हमारे दक्षिण भारत का मैप, और जिसमें हमने केरल को हाईलाइट कर रखा है। ये केरल है, और केरल का ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये है कोच्चि, ठीक। और आप देख रहे होंगे कि ये जो है इस तरह से, ये है, यही है वेम्बनाड झील। हालांकि जगह जगह इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी वेम्बनाड झील में अलप्पुझा के पास में, यानी यहाँ पर अलप्पुझा के पास में होती है ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। केरल में सबसे लोकप्रिय स्नेक बोट, यानी देखेंगे आप कि जो बोट है इस तरह से, ये बहुत लंबी लंबी बोट है, और इसमें काफी सारे नाविक बैठकर इस बोट को बहुत स्पीड में रेस करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। भारत की जो वेम्बनाड झील है भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक, यही ये जो वेम्बनाड झील है यही है, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में युवा G20 शिखर सम्मेलन, आपको पता होगा युवा G20 शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया है। और अगर पता नहीं है तो सुन लीजिए, और पता है तो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, ठीक है, अपना उत्तर। आपको पता होगा कि G20 2023 की जो अध्यक्षता है वो अपना प्यारा भारत कर रहा है, और उसी कड़ी में युवा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया, यहाँ देखिए। देखिए 17 से 20 अगस्त, यानी कि 17 से 20 अगस्त तक वाराणसी में Y20, वाई का मतलब है युवा यानी यूथ, यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यह युवा मामलों के विभाग के द्वारा भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। G20 के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख मंच है जो कि आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उन्हें मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जी का मतलब है ग्रुप और 20 मतलब देश, यानी G20 यानी कि 20 देशों का ग्रुप है, लेकिन इसमें 20 देश नहीं है, देश तो 19 ही हैं। और साथ में इंक्लूड है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इस तरह से ये 20 देशों का ग्रुप बन जाता है। G20 की स्थापना हुई थी वर्ष 1999 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया नामक बीमारी को किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारत पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था। आपको पता होगा, और नहीं पता है तो सर्च कीजिए, फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अपना उत्तर, ठीक है। लसिका फाइलेरिया बीमारी से मुक्ति का जो लक्ष्य रखा है वो वर्ष 2027 तक रखा है भारत सरकार ने, ठीक है। यानी भारत लसिका फाइलेरिया नामक बीमारी से 2027 तक मुक्त हो जाएगा। और लसिका फाइलेरिया आखिर होता क्या है, देखिए आप लोग एक फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ पाओगे। देखिए आप देखोगे ये नॉर्मल पैर है, और ये है लसिका फाइलेरिया से ग्रसित पैर, यानी सूज कर ये बहुत मोटा हो चुका है, ठीक है। यही है लसिका फाइलेरिया की बीमारी। यह एक परजीवी कृमि है। परजीवी मतलब जो ऐसे जीवाणु जो दूसरों पर जीवित रहते हैं उन्हीं को परजीवी बोलते हैं, ठीक है। खून पसीने वाले कीड़ों के, जो खून पीने वाले जो कीड़े होते हैं उनके काटने से यह फैलता है। फाइलेरिया दुनिया भर में विकलांगता और विरूपता बढ़ाने वाला सबसे बड़ा रोग है। यह पैरासाइट रोग है। पैरासाइट मतलब परजीवी, जो कि धागे के समान दिखाई देने वाले निमोटेड कीड़ों के शरीर में प्रवेश करने की वजह से होता है, ठीक है। चलिए फाइलेरिया परजीवी के कारण होता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए हमारा चौथा प्रश्न है, आपको बताना है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का जो नया अध्यक्ष है वो किसे, जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है।
पी के मोहंती, हेमंत भारती, विश्वास अग्रवाल या फिर आर दुरईस्वामी। आर दुरईस्वामी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि एलआईसी के नए एमडी बने हैं आर दुरईस्वामी। ओके, एलआईसी के बारे में जान लेते हैं हम। 1 सितंबर 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, किसका? आर दुरईस्वामी का, नए एमडी के रूप में। भारतीय संविधान ने 19 जून 1956 को लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, यानी भारतीय संविधान नहीं, ये भारतीय संसद होगा, ठीक है। 1 सितंबर 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और जिसका उद्देश्य जीवन बीमा को बड़े पैमाने पर फैलाना, खास तौर पर गांव में, ताकि भारत के हर नागरिक को पर्याप्त आर्थिक सहायता उचित दरों पर उपलब्ध कराई जा सके। ओके, ध्यान रखना, एलआईसी की स्थापना होती है वर्ष 1956 में और नए एमडी आर दुरईस्वामी बने हैं। 1 सितंबर 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है। चलिए, 5वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। ओके, ये भी ध्यान रखना। प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष या फिर ऊर्जा संरक्षण संसाधन, देखिए इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसी एक संस्था के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, यह विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, जैसे कि जलवायु परिवर्तन जो है ये जर्मन वॉच भी शामिल रहता है, जलवायु एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल भी शामिल रहता है इसमें, न्यूयॉर्क क्लाइमेट इंस्टीट्यूट भी इसके द्वारा इसमें शामिल रहता है इस रिपोर्ट को तैयार करने में। रैंकिंग परिणामों को 4 श्रेणियों के तहत विभाजित किया जाता है 14 संकेतों के आधार पर, ठीक है, और उसके हिसाब से एक देश को जो कैटेगराइज किया जाता है। इन 4 श्रेणियों में ग्रीन हाउस और उत्सर्जन, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा, और तीसरा हो गया ऊर्जा उपयोग, और चौथा हो गया जलवायु नीति, यानी उस देश की जलवायु के प्रति क्या नीतियां हैं, क्या पॉलिसीज हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट है, जब इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है तो इनका यूज किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एक तो जर्मन वॉच है इसके द्वारा, जलवायु एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा, और न्यूयॉर्क क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये 3 संस्थाओं के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। चलिए, 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का कारक यानी कारण बनता है या बन जाता है, यानी आपको बताना है एसिड रेन का कारण कौन सी गैस है? ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस एसिड रेन का कारण बनती है। और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और हम जान लेते हैं। जैसे एसिड रेन हम किसको कहेंगे? जिसका पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच वैल्यू जो होती है 5.6 से कम हो, उसको हम एसिड रेन कहेंगे। जब वायुमंडल की नमी के साथ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं तो इसका निर्माण होता है, यानी जब वायुमंडल में जो नमी है उसके साथ नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो जब क्रिया करेंगे वायुमंडल की नमी के साथ, तो ऐसी कंडीशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और उसी से होगी क्या? एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रमुख कारकों के अलावा मीथेन भी इसके लिए जिम्मेदार होती है, सल्फेट भी होती है, नाइट्रेट भी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। बट मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक क्रिटिकल रोल निभाती है एसिड रेन में, ठीक है। चलिए, 7वां प्रश्न है, आपको बताना है इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। यानी कि विजयनगर की यात्रा करने वाला 15वीं शताब्दी में यात्री कौन था? निकितिन, फाहियान, बर्नियर या फिर निकोलो कॉन्टी। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे चुके होंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी निकोलो कॉन्टी ऐसा यात्री था जो 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य उसने भ्रमण किया था उसको। तालीकोटा का युद्ध वो कब हुआ था, आप हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, निकोलो कॉन्टी जो था वो इटली का रहने वाला था। उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। उसने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी नामक एक पुस्तक लिखी और उसने अपनी इस यात्रा का उल्लेख किया, जिसमें निकितन जो था वो एक रूसी यात्री था जिसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। ये हमारे अन्य ऑप्शन हैं, ध्यान रखना। निकितन ने रूसी यात्री था और उसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की। फाहियान एक चीनी यात्री था और इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। फ्रांसीसी यात्री चिकित्सक था जिसका नाम था फ्रांसिस बर्नियर और वह शाहजहां के शासनकाल में भारत पहुंचा। ओके, चलिए 8वां प्रश्न है, भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? देखिए जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी जो भू राजस्व से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो आपको बताना है भू राजस्व में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और देखो रैयतवाड़ी का मतलब होता है जो किसान थे, जो फसल उगाते थे, वो डायरेक्ट जो है सरकार को अपना टैक्स देना चाहते थे, उसका जो हिस्सा था वो सरकार को डायरेक्ट देना चाहते थे, वो किसी बिचौलिए को नहीं बनाना चाहते थे। इसी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो बिचौलिए थे उनका कोई काम नहीं था, डायरेक्ट किसान और सरकार से संबंध रखते थे किसान जो थे। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता जो है टॉमस मुनरो को माना जाता है और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल सबसे पहले जो लागू हुई थी तमिलनाडु के 12 महल में उसको लागू किया गया था कर्नल रीड के द्वारा। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भू राजस्व का 51% हिस्सा शामिल था। यानी कि जिस समय ये व्यवस्था लागू हुई थी उस समय ये व्यवस्था लागू कहाँ कहाँ हुई थी, जो ब्रिटिश भारत था उसका 50% से भी ज्यादा यानी 51% हिस्से पर यह व्यवस्था लागू थी। और इस व्यवस्था को अगले 30 वर्षों के लिए लगाया गया था। और इसकी जो दर थी यानी किसान जितना भी उपज पैदा करेगा उसका 1/3 हिस्सा सरकार को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। आपको बताना है ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है, और ये जो आंकड़े हैं आपको 2011 के अनुसार बताने हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, या फिर महाराष्ट्र में, ओडिशा में, या फिर हिमाचल प्रदेश में। एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। कितनी होती है 89.97%, यानी लगभग लगभग 90% जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की जो है गांव में निवास करती है। उसके बाद जैसे ओडिशा की 83% है, अपने उत्तर प्रदेश की 77% जनसंख्या गांव में निवास करती है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, और सबसे कम है आपको मिलेगा दिल्ली के अंतर्गत। ओके, 10वां प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह कर सकता है, ऐसा किस आर्टिकल से उसको जो है छूट मिली है। और हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 25 या फिर 29। देखिए आर्टिकल नंबर जो 29 है उसमें अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के सुरक्षा से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 25 में धर्म की स्वतंत्रता, इसका मतलब है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। हमारे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल नंबर 21 में ऐसा प्रोविजन है जो कि हमारा जो आर्टिकल नंबर है 21 उसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित प्रोविजन किया गया है। साथ ही गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी आर्टिकल नंबर 21 में है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, इसमें 6 प्रकार के जो है अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता। कोई भी मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन कोई भी का मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल व्यापार करो और फिर सरकार से कहो कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। नहीं, कोई भी व्यापार कीजिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता आपको आर्टिकल नंबर 19 में प्रोवाइड की गई है। चल 11वां प्रश्न है कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, यानी कि कौन सी एक भाषा जो है कंप्यूटर की नहीं है इनमें से। बेसिक, सी, फास्ट या फॉरट्रेन। देखिए बेसिक भी है, सी भी है, फॉरट्रेन भी है, बट फास्ट जो है ये कोई कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ओके, तो फिर क्या है फास्ट। फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, सी कंप्यूटर की भाषा है, फॉरट्रेन यानी ये अंग्रेजी के शब्द यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन से बनता है फॉरट्रेन। और बेसिक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, इसको भी आप ध्यान रखना, बेसिक की फुल फॉर्म है, यानी बेसिक भी है, फॉरट्रेन भी है और सी भी है कंप्यूटर की भाषा, बट फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। 12वां प्रश्न है पेंसिल का लेड। आपको बताना है पेंसिल का लेड जो होता है वो क्या होता है, किसका बना होता है। ग्रेफाइट का, लैंप ब्लैक का, चारकोल का यानी लकड़ी के कोयले का, या फिर कोयले का। देखिए ऑप्शन नंबर 1 यानी ग्रेफाइट का बना होता है जो पेंसिल का लेड होता है। जब आपने पेंसिल यूज़ की होगी तो उसमें जो ब्लैक ब्लैक होता है वही होता है ग्रेफाइट। और जो ग्रेफाइट होता है दोनों मतलब ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं।
हीरा कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में, यानी पेंसिल के अंदर जो होता है ब्लैक ब्लैक, उसमें यूज होता है ग्रेफाइट। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? अब आप बताइए इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में। तब तक आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए। ओके, आपको बताना है बजट के हिसाब किताब की जांच संसद जो है, भारतीय संसद किसके द्वारा करती है, कौन सी समिति है ऐसी? हिसाब किताब जांच समिति, विशेष अधिकार समिति, सार्वजनिक लेखा समिति या फिर प्राक्कलन समिति? देखिए, प्राक्कलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी समिति होती है और इसमें कितने 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ये भी याद रखना। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। सार्वजनिक लेखा समिति जो होती है वो बजट के हिसाब किताब की जांच करती है, सार्वजनिक लेखा समिति। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करना होता है और इस समिति का अध्यक्ष जो होता है वह विपक्ष का नेता होता है। ध्यान रखना, सार्वजनिक लेखा समिति या फिर इसे कह सकते हैं लोक लेखा समिति, इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसमें सार्वजनिक लेखा समिति, इसको लोक लेखा समिति भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसमें थोड़ा दिमाग चलाया तो आप इस प्रश्न का सही जवाब कर ले जाओगे। जो घटिया वस्तुएं होती हैं उनकी मांग कब गिरती है? जब कीमत बढ़ती है तब, आय बढ़ती है तब, या कीमत घटती है तब, या फिर आय घटती है तब? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जब व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो घटिया वस्तुओं की मांग बढ़े गिरेगी, सॉरी। ठीक है, क्योंकि जब व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो क्यों घटिया वस्तुओं को खरीदेगा, वो तो स्टैंडर्ड चीजें खरीदेगा ना। जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तब स्तरीय वस्तुओं की मांग की ओर अग्रसर होता है, यानी कि जो हाई लेवल की वस्तुएं हैं उनको अपनाना स्टार्ट करता है जब जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, और घटिया वस्तुओं की मांग में कमी आती है। इसके विपरीत आय में कमी होने पर घटिया वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, यानी इसके विपरीत भी ये होता है। ठीक है, इसको याद रखना। हमने यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एक नियम लिखा है, एंजल का नियम, जिसमें बोला गया है कि निम्न आय वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी जो कम पैसा कमाते हैं मंथली, वो अपना बहुत बड़ा हिस्सा, अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने भोजन पर खर्च करते हैं, और जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है परिवार के द्वारा भोजन पर खर्च की जाने वाली आय भी का प्रतिशत कम होता जाता है। ठीक है, ये एंजल का नियम है, ये एंजल साहब बोलते हैं। ओके, यानी कि जिनकी कम आय होती है वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपनी आय का खाने पर खर्च करते हैं, और जैसे जैसे आय बढ़ती है खाने का खर्च भी उनका कम होता जाता है। 15वां प्रश्न और हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 31 का अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया है, दिल से बोल रहा हूं मैं, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चले और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए आगे और इम्प्रूवमेंट करने का। ठीक है, सबसे अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग देखिए टेस्ट पेपर को जब तैयार करते हैं तो हमारे सामने हमारी टेबल पे रखा रहता है एक तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, और साथ में मेरी सामने दीवार पे चिपका हुआ है दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है वो, उसके अकॉर्डिंग मैं ये टेस्ट पेपर तैयार करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, बहुत से नहीं कुछ ही ऐसे प्रश्न हैं जो आपको प्रीवियस ईयर से मैं ले लेता हूँ, अन्यथा मैं ये क्वेश्चंस खुद ही क्रिएट करता हूँ। चलिए, 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है, हमने किस देश के संविधान से लिया है? आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या फिर अमेरिका के संविधान से, या फिर ब्रिटेन के संविधान से? देखिए, सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है इंडिया ने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और अन्य सोर्सेज के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम, आपको पता होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजन लिए गए हैं। जैसे उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं, जैसे गवर्नर का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, संघीय तंत्र, इस तरह से। अच्छा, कुछ लोग बोलते होंगे कि न्यायपालिका हमने यूएसए से ली है। जी नहीं, यूएसए से हमने लिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और 1935 के अधिनियम में आपको पता होगा वर्ष 1937 में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है एक संसदीय व्यवस्था ली है, मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है वो ली है, विधायी प्रक्रिया ली है और विधि का शासन लिया है, संसद के जो विशेष अधिकार हैं उनको लिया है, और द्विसदनीय व्यवस्था ली है। द्विसदनीय का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा जैसी व्यवस्थाएं हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। ओके, आयरिश के संविधान से हमने क्या लिया है? एक तो लिया है डीपीएसपी, आयरिश मतलब आयरलैंड। ओके, डीपीएसपी लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है।
और राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दो महत्वपूर्ण चीजें ली हैं हमने। एक तो है समवर्ती सूची और एक है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। समवर्ती सूची का जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ देखा है, अनुसूची हमारी जो है अनुसूची नंबर 7 में, जिसमें लिस्ट का प्रोविजन किया गया है राज्यसभा सॉरी राज्यों के लिए जो है राज्य सूची, संघ के लिए संघ सूची और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के लिए। ठीक है, अनुसूची नंबर 7 में केंद्र और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत है। ठीक है, यानी कंबाइंड सेशन, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको भी आप ध्यान रखना। अब मैं आपसे एक प्रश्न और अंतिम प्रश्न और पूछता हूं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है हमने किस देश के संविधान से ली है। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप मुझे मुझे नहीं, मैं ही बताता हूं आपको। इस प्रश्न का जवाब है साउथ अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है। और आपको पता होगा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित जो प्रोविजन है वो अंडर आर्टिकल नंबर 368 में किया गया है। ओके, चलिए तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31। अभी तक आपने अगर वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमी है तो वो अपने अपने उस सुझाव को आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसे उसमें सुधार करने की आगे आने वाली वीडियोस में। ओके, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए और पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें। और चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर बहुत ज़्यादा, थैंक यू वेरी मच।